नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बातचीत करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में। आज हम बातचीत करेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे कि संविधान में कहां से कहां तक इनके बारे में बताया गया है, यानी कि आर्टिकल कहां से कहां तक इनके बारे में चर्चाएं की गई हैं और इन्हें कौन कौन से पावर्स मिली हुई हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इनके निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, यानी कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनके बारे में हम सारा कुछ आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में। आज मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि बात करते हैं कि इनके बारे में जो चर्चाएँ की गई हैं वो है संविधान के भाग 5 में। तो इनके बारे में जो चर्चाएँ की गई हैं वो संविधान के भाग 5 में है। आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक की बात करते हैं, तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक इनके बारे में चर्चाएँ की गई। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति होता कौन है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति कौन होता है? राज्य का प्रमुख होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, राष्ट्रपति जो होता है, अगर देखा जाए तो भारत का प्रथम नागरिक, यानी कि देश का प्रथम नागरिक माना जाता है प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा इस बात को कि भारत का या देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो होता है भारत का राष्ट्रपति ही। मुझे लगता है कि आज कुछ लोगों को पहली बार इस बातें पता चली होंगी कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में। तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक अगर कोई माना जाता है तो हमारे राष्ट्रपति ही माने जाते हैं, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट ही माने जाते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक माने जाते हैं, यानी कि एक सिंबल माने जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। वाकई में आप देखिए कितना अद्भुत चीज़ें हैं राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। कितनी अच्छी बातें बताई गई हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राज्य का प्रमुख अगर कोई होगा तो वो राष्ट्रपति होगा, अगर देश का प्रथम नागरिक अगर कोई होगा तो प्रेसिडेंट होगा। अगर देखा जाए राष्ट्रपति के बारे में तो देश की यानी कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक अगर कोई माना जाएगा तो राष्ट्रपति माने जाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति माना जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं तो जल्दी से थंबनेल कर दीजिए यस सर हमें समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट चीज़ों के बारे में यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। बहुत सारे लोग जानने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग जानने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को वॉइस में ज़्यादा आ रहे होंगे, मुझे पता है, जब तक मैं एक क्लास बाहर बना रहा हूँ, ठीक है, और इसीलिए ठीक है। तो मुझे लगता है वॉइस सही जा रही होंगी, लेकिन हाँ थोड़ा से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होंगी, ठीक है, थोड़ा से मैनेज करिए। चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए जैसा कि आप देखते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, तो फिर क्या होता है, जनता सीधे भाग लेती है। आप देखते हैं जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जनता सीधे वोट देती है। जब आप देखते हैं विधानसभा का चुनाव होता है तो जनता सीधे वोट देती है, यानी कि आप स्वयं वोट देते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि राष्ट्रपति का कभी चुनाव हुआ हो तो आप सीधे एक तरीके से वोट दिए हों? क्या आपने ऐसा देखा है? आप कहेंगे नहीं सर हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल आपने नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, बिल्कुल ये सत्य बातें हैं। और देखेंगे भी कहाँ से, क्योंकि इनका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष नहीं होता है, यानी कि डायरेक्ट रूप से नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसकी वजह से आपने नहीं देखा होगा और हमने भी नहीं देखा और ना ही हमने वोट किया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है इस बात को ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऐसी बातें कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और कई बार बहुत सारे लोग आपसे, यानी कि बहुत कुछ एक तरीके से साधारण लोग भी साधारण प्रश्न आपसे कर लेते हैं कि भाई आप पढ़ते तो इतना हैं, आप एसएससी की तैयारी करते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो अगर ये साधारण बातें आप भूल जाते हैं तो ये मान के चलिए लोग आप पर हंसेंगे और कहेंगे कि ये क्या तैयारी करते हैं, मुझे लगता है कि स्कूल नहीं जाते, नहीं हो जाता। ठीक है,
दरअसल इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल नहीं जाते, छोटा सा प्रश्न का उत्तर ना देने पर बिल्कुल, या कोचिंग नहीं जाते हैं या पढ़ने नहीं जाते हैं, ऐसा कहना मेरे हिसाब से अनुचित माना जाता है और गलत माना जाता है। ठीक है, हो सकता है कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं या छोटी जानकारी ना हो नहीं होती है। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो आप प्रत्यक्ष होता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके इलेक्शन में भाग कौन लेता है, यानी कि पार्टिसिपेट कौन करता है, कौन लोग वोटिंग करते हैं, कैसे आप प्रत्यक्ष हो जाता है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, लोकसभा में अपने सदस्यों को चुनकर भेजते हैं लोकसभा में अपने सदस्यों को चुनकर भेजते हैं और राज्यसभा में अपने सदस्यों को भेजते हैं। उनका भी इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, लेकिन वे भी निर्वाचित होकर जाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा की बात करते हैं, तो विधानसभा में भी अपने सदस्यों को आप चुनकर भेजते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लोग लेते हैं। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि भाग लेते हैं, यानी कि एक तरीके से मत डालते हैं। दूसरी बात करते हैं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे लोग राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि चुनाव में एक तरीके से मतदान करते हैं। फिर राज्यों के जो विधानसभा होते हैं, राज्यों में जो विधानसभा होते हैं, विधानसभा जो होती है उनमें भी अगर देखा जाए तो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न को कई बार भूल जाते हैं, लेकिन अब आपको नहीं भूलना, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। और दूसरी बातें हमने आपको बताया कि जो विधानसभा होते हैं, यानी कि जो विधानसभा होती है राज्यों में, उसमें अगर देखा जाए तो उनके भी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक और बातें मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में क्या है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 28 राज्य हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश में। अब केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो दो ऐसे राज्य हैं जिनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। वे कौन हैं? वे हैं दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। यानी कि एक बार इसे हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आपका ये सारा जो कन्फ्यूजन हो पूरी तरीके से दूर हो सके। चलिए मैं क्रम से बता देता हूँ। देखिए, जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं, मतदान करते हैं। दूसरी बात करते हैं, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके भी अगर देखा जाए तो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि मतदान करते हैं। फिर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, यदि बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो दिल्ली और पांडिचेरी या पुडुचेरी की बात करते हैं तो उनके भी निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वे राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि मतदान करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से कंफर्म करिए कि यस सर, हमें सारा कुछ समझ में आ गया है यहाँ पर, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, आइए समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे कि आगे चलकर मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा और बहुत जल्द ही मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, या एक तरीके से मेरी जब उम्र हो जाएगी उस वे में तो मैं एक तरीके से प्रेसिडेंट बन सकता हूं। लेकिन दोस्तों, आपको सारी बातें हो सकता है ना पता हो, जिसकी वजह से आप लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा।
लेकिन अगर ऐसा सपना आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सही देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो सपना देखे। हर व्यक्ति एक तरीके से सपने का अधिकारी है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे अथक प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है, अथक प्रयास यानी कि ज़बरदस्त मेहनत करनी चाहिए। और मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य के लिए। अपने लक्ष्य के लिए आप लोग ज़रूर स्ट्रगल और मेहनत करेंगे। समस्याएं सबके जीवन में आता है, लेकिन लक्ष्य को वही प्राप्त कर पाता है जो समस्याओं से भागता नहीं है, बल्कि समस्याओं का समाधान करके आगे बढ़ता है, समस्याओं का सामना करके जो आगे बढ़ता है। आइए समझते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। एक तो पहली बात करते हैं, जो कॉमन बातें हैं वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए जिसे राष्ट्रपति बनना है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि एज कितनी होनी चाहिए। अगर एज की बात करते हैं तो उसकी एज होनी चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए दो बातें तो पहले कंपलसरी हो जाती हैं। एक तो व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात करते हैं उसकी उम्र जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। जो लोग 35 वर्ष कंप्लीट होने वाले होंगे, जो लोग 35 वर्ष पर पहुंचने वाले होंगे, अब तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम भी राष्ट्रपति बन रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, अभी और एक बात बताने वाला हूँ, मतलब दो और बातें ऐड ऑन करने वाला हूँ। देखिए, हमने देखा कि भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और तीसरी बात ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो व्यक्ति। तो मतलब जिसे भारत का राष्ट्रपति बनना है उसकी और एक और योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर हमारी ये योग्यताएं हैं, अब बताइए एक और जो प्रोसेस है फाइनल वाला बता दीजिए, तो फिर मैं समझ जाऊंगा मैं बन पाऊंगा या नहीं। तो दोस्तों, ये फाइनल जो बातें हैं इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, और यही चीज़ें जो हो जाती हैं वो व्यक्ति को, जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसे राष्ट्रपति न बनने का अवसर देती है। मतलब वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। कैसे नहीं बन सकता है? उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक सामान्य व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि उसके पास ना तो 50 प्रस्तावक होंगे और ना ही 50 अनुमोदक होंगे। ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं। तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो पहली बात ये है कि भारत का व्यक्ति नागरिक हो। दूसरी बात करते हैं तो 35 वर्ष उसकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। और तीसरी बात करते हैं तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथी बात करते हैं तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए उसके पास। एक और बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो व्यक्ति किसी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें तो मान लीजिए सभी को पता होंगी, सामान्य बातें हैं। मुझे लगता है कि ये बातें बताने वाली भी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया। चलिए, मुझे लगता है कि इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। यदि ये बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से आप लोग यस कर दीजिए। यस सर, हमें सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है। प्रेसिडेंट की अगर सैलरी की बात करते हैं तो 5 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? 5 लाख रुपए होती है राष्ट्रपति की सैलरी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने समय का उनका कार्यकाल होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति अपने पद पर बैठता है। अब दूसरी बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्रेसिडेंट का पद एक बार खाली हो सकता है। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का जो पद होता है 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं होता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे नहीं होता है। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद कौन कौन कारणों से खाली हो सकता है। एक तो पहला कारण ये है, यदि राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो भी क्या हो सकता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। दूसरी बात करते हैं
यदि एक तरीके से राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अपना त्यागपत्र दे देते हैं उपराष्ट्रपति को, अपना त्यागपत्र दे देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तब उनका पद खाली हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, यदि उन्होंने क्या किया है, संविधान का उल्लंघन किया हुआ है, तो आर्टिकल 61 के तहत उन पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है, तो इन्हीं कारणों की वजह से क्या हो सकता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। लेकिन आइए समझ लेते हैं कैसे राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है। देखिए, जब राष्ट्रपति अपने पद से हटेंगे, जब राष्ट्रपति अपने पद से किसी कारण की वजह से समय से पहले हटेंगे, तो उससे बाद क्या हो जाएगा, जैसे वे हटेंगे वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति उनके पद पर जाकर बैठ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति बैठ जाएंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वे जो होंगे वे जाकर राष्ट्रपति के एक तरीके से पद पर बैठेंगे यानी कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि वे भी ना हो तो कोई सीनियर जज जो होगा वो राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। तो अब सोचिए, अब ये मत सोचिएगा सर वे भी ना हो तो ऐसा नहीं है कि पूरा देश खाली हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा देश खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इतने लोग में से कोई ना कोई जरूर रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। दूसरी बातें हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है। एक तो अचानक उनकी मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, टाइम से पहले, और दूसरा कारण ये है यदि उन्होंने अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दिया है, और तीसरा कारण ये है कि यदि उनको पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटा दिया गया है। तो इन कारणों की वजह से राष्ट्रपति का पद जो होगा वो खाली हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमने ये भी बता दिया कि अगर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो कौन उनके पद पर जाकर बैठेगा, कार्यवाहक के रूप में। तो मैंने आपको बताया यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होंगे उनके पद पर जाकर बैठेंगे यानी कि कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। और दूसरी बात करते हैं, यदि वे भी नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे उनके पद पर जाकर बैठेंगे यानी कि कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं, यदि वे भी नहीं होते हैं तो कोई सीनियर जज जाकर उनके पद पर बैठेगा यानी कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि जल्दी से समझ में आ गई हैं तो एक बार कमेंट तो बनता है कि यस सर हमें समझ में आ गई हैं सारी बातें। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोग जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हमने देखा है, ठीक है, हमने देखा और हमने महसूस भी किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से सफलता मिलती है, और जब सफलता मिलती है ना तो चक्रवृद्धि ब्याज में सफलता मिलती है। मेरे एक जानने वाले ने कहा कि यदि आप मेहनत करते हैं तो एक दिन जब आपको सफलता मिलेगी तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिलेगी, मतलब जितना पिछला अगला जितना भी होगा सब जुड़कर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अच्छे से मेहनत करना चाहिए और आप लोग ज़रूर मेहनत करेंगे भी और सेलेक्ट भी होंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, कुछ अन्य चीज़ों के बारे में आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, मतलब किन लोगों की राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, यानी कि एक तरीके से अपॉइंटमेंट करते हैं उनकी। तो जैसे कि बात करते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, वे भारत के प्रधानमंत्री की ही नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और साथ ही साथ बात करते हैं जो अन्य मंत्री होते हैं, जो संघ के अन्य मंत्री होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है या कौन करते हैं? तो हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में यदि बात करते हैं तो वे भी क्या करते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है या करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सीएजी होते हैं, भारत के महानियंत्रक के महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक और बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वैसे तो कई और बातें हैं उसके बारे में भी बताऊँगा, लेकिन एक और बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जो एक तरीके से चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है उसमें जो कमिश्नर होते हैं यानी कि जो आयुक्त होते हैं, उनके भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है या करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो उनके मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है या प्रेसिडेंट ही करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो यूपीएससी, जिसके बारे में आप लोग हमेशा सपना देखते रहते हैं आईएएस बनने का, तो जो यूपीएससी है उसके भी जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति ही करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी एक अफसोस वाली बात मैं आपको बताऊँगा, तो उसी के बाद एक पूरे कार्यक्रम खत्म करूँगा, लेकिन अभी वो बातें आपको थोड़ा से धैर्य बनाए रखना होगा जानने के लिए। वो बातें मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, क्योंकि इस क्लास को ख़त्म करने के यानी कि इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले ही थोड़ा से मैं बताऊँगा, लास्ट में बातें बताऊँगा। ये हमारे प्रेसिडेंट कैसे एक तरीके से बाद में असहाय हो जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमने आपको बता दिया कि जो महान्यायवादी होते हैं उनकी जो महान्यायवादी हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की बात करते हैं और अन्य मंत्रियों की बात करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, अन्य न्यायाधीशों की बात करते हैं, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करते हैं, तो उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं या राष्ट्रपति करता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि चुनाव आयुक्त की बात करते हैं या अन्य जो आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं और यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा यहीं पर, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति नहीं करते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करता है? यहाँ बता देता हूँ पहले, तो फिर बताता हूँ दूसरी बात। उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन अगर उन्हें हटाना होगा तो उनके पद से यदि उन्हें हटाना होगा तो प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं और कोई नहीं हटा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग, जो जिसे आप एक तरीके से पीएससी के नाम से जानते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, या एक तरीके से प्रोविंशियल सर्विस कमीशन के नाम से आप जानते हैं, जैसे पीसीएस की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके जो उस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, और लेकिन उन्हें हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ तक की बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। वैसे तो और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं इसके बारे में, लेकिन इतना से काम आपका चल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पास अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की विशेष शक्तियाँ हैं, जिसे एक तरीके से आपातकालीन शक्तियाँ कहा गया है, यानी कि इमरजेंसी भी पावर राष्ट्रपति को दी गई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति को इमरजेंसी भी पावर दी गई है, यानी कि आपातकालीन भी शक्तियाँ दी गई हैं। आइए समझते हैं इसको क्रम वाइज में कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी इमरजेंसी पावर दी गई हैं। जैसा कि बात करते हैं राष्ट्रपति को जो इमरजेंसी पावर दी गई है साथियों, वो है पहली आपकी राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 की बात करते हैं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, यानी कि अनुच्छेद 352 की बात करते हैं, तो यह राष्ट्रपति को एक तरीके से पावर दी गई है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो पावर दी गई है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए शक्तियाँ दी गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो जाता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं, तो जब हमारे देश में क्या होता है, आक्रमण करने वाला कोई देश हो, या आक्रमण किसी ने कर दिया हो, या एक तरीके से कह सकते हैं कि सशस्त्र विद्रोह, यानी कि हमारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया हो, तब क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुच्छेद 352 का यूज करके नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो जाता है बाह्य आक्रमण या तो हमें थोड़ा आशंका दिखाई दे देता है, या एक तरीके से क्या होता है हमारे देश पर कोई आक्रमण कर दिया हो, यानी युद्ध जैसे अगर कोई घटनाएं हमें लग रहा हो, और एक तरीके से या हमारे सैनिकों ने हमारे देश में विद्रोह कर दिया हो, यानी कि सशस्त्र सैनिकों ने एक तरीके से विद्रोह कर दिया हो, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुच्छेद 352 का यूज करके राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब दूसरी बात करते हैं
राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, जिसे अनुच्छेद 356 के तहत उन्हें दिया गया है। तो अनुच्छेद 356 के तहत अगर देखा जाए तो उन्हें राष्ट्रपति शासन लगाने का भी अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। या कहाँ पर लगता है? राज्यों में लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको कब लगाया जाता है? जब कोई राज्य संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा होता है, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा होता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? अनुच्छेद 352 का यूज करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं या लागू कर देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई राज्य संविधान के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग काम ना कर रहा हो, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर क्या करते हैं? अनुच्छेद 352 का यूज करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं उस राज्य में। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक और शक्ति बची हुई है इमरजेंसी में, वो है वित्तीय आपातकाल। वो है वित्तीय आपातकाल के बारे में देख लेते हैं। तो वित्तीय आपातकाल के बारे में जैसे आप देख रहे हैं, इसका नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। जब हमारे पास वित्तीय संकट आ जाता है तब फिर क्या होता है? कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हो जाता है, जब हमारे पास बिल्कुल कुछ खरीदने का पैसा नहीं रह जाता है डॉलर में, ठीक है, तो फिर क्या होता है? राष्ट्रपति ऐसे संकट को उभारने के लिए, ऐसे संकट से हमें उभारने के लिए क्या करते हैं? अनुच्छेद 360 का यूज करके वित्तीय आपातकाल घोषित कर देते हैं, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। और जब फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो फिर बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं स्थगित कर दी जाती हैं, और जो सरकारी सेवा में सेवाएं दे रहे होते हैं उनकी भी सैलरी को कम कर दी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में, इसके प्रभाव के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, इसलिए आज हम इतनी ज़्यादा यहाँ पर चर्चाएँ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करिए। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, आइए समझते हैं, और किस आर्टिकल के तहत ये बातें दी गई हैं, या किस आर्टिकल के तहत उन्हें यह शक्तियाँ दी गई हैं। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियाँ भी हैं। बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं पता होंगी, और कुछ लोगों को आज पहली बार ये पता चलेगा कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियाँ भी हैं, यानी कि वे क्षमा भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फांसी हो गई हो या कोई अन्य चीज़ें हो गई हैं, यानी कि उसे उम्र कैद हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, ठीक है, कुल मिलाकर उसे न्यायालय द्वारा कोई सज़ा दे दी गई हो, तो राष्ट्रपति अगर चाहें तो उन्हें क्षमा भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति अगर चाहें तो उस अभियुक्त को क्षमा भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को आज पहली बार ये चीज़ें पता चल रही होंगी। बिल्कुल आप चिंता करें ना, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। यदि आप लोगों को पहली बार पता चल रही है तो बिल्कुल हैप्पी हो जाइए कि सर अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हमें पहली बार हो या दूसरी बार, कुल मिलाकर हमारी जानकारी इनहेंस हो रही है, कुल मिलाकर हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, चाहे पहली बार हो चाहे दूसरी बार हो, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान शक्तियाँ किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। देखिए आर्टिकल 72 के तहत, यानी कि आर्टिकल 72 के थ्रू अगर देखा जाए, या आर्टिकल 72 के तहत अगर देखा जाए, तो राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है, क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले जो है वो है क्षमा करने की बात कही गई है। पहली बात कही गई है कि क्षमा करने की बात कही गई है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी भी व्यक्ति, यानी किसी भी व्यक्ति को जो दंड दिया गया है या उसे बंदी बनाया गया है, तो उसके दोषों को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, यानी कि उसे पूरी तरीके से क्षमा कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ दी गई हैं। दूसरी बात करते हैं लघुकरण की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं लघुकरण के बारे में बात करते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर लघुकरण का क्या मतलब हो जाता है? देखिए दंड के स्वरूप को बदल कर, इसमें क्या होता है, अगर कोई दंड दिया गया है तो उसके स्वरूप को बदल कर क्या किया दिया जाता है? एक तरीके से दंड में परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी कि कम कर दिया जाता है। जैसे कि बात करते हैं, अगर मृत्यु दंड का सजा दिया गया है किसी को, तो मृत्यु दंड से उसे कठोर कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई है न्यायालय के द्वारा, तो राष्ट्रपति अगर चाहें, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट यदि चाहें, तो उसके मृत्युदंड को कारावास में परिवर्तित कर देते हैं, कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कठोर कारावास में अगर परिवर्तित करना चाहें तो ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं, उन्हें यह शक्ति दी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
या एक तरीके से कठोर कारावास में जो दिया गया है उसे अगर चाहें तो साधारण कारावास में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली बातें हमने जाना क्षमा दान शक्तियाँ, क्षमा के बारे में हमने जाना, क्षमा के बारे में हमने जाना। दूसरी बातें हमने जाना एक तरीके से लघुकरण के बारे में हमने जाना। और तीसरी बातें आइए समझ लेते हैं परिहार के बारे में समझ लेते हैं। यदि परिहार के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना ही, दंड के नेचर में कोई परिवर्तन किए बिना ही उसके अवधि में कम कर दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष के, अगर किसी व्यक्ति या अभियुक्त को 2 वर्ष के कठोर कारावास का सज़ा दिया गया है या दी गई है तो उसे 1 वर्ष में बदला जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो बदल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है किसी अभियुक्त को 2 वर्ष के लिए सज़ा दी गई हो तो प्रेसिडेंट अगर चाहें तो 1 वर्ष कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास यह अधिकार है क्योंकि उन्हें यह शक्ति दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं विराम की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विराम की बात करते हैं। दरअसल विराम के बारे में यदि बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम करना। मतलब किसी दोषी की बात करते हैं जो सज़ा दी गई है तो उसकी विशेष परिस्थिति की वजह से क्या होता है, उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है, एक तरीके से विराम करना कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो विराम दे सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई शारीरिक रूप से अपंग है तो उसकी सज़ा को एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि कम कर सकते हैं। यानी कि उस परिस्थिति में कम कर सकते हैं। यदि कोई महिला अगर देखा जाए तो गर्भावस्था में है, ठीक है, एक तरीके से गर्भावस्था में है तो फिर उसकी भी केस में ऐसा किया जा सकता है, यानी कि विराम दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कहने का मतलब ये था कि किसी दोषी को मूल रूप से दी गई जो सज़ा होती है किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रविलंबन की बात करते हैं। प्रविलंबन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। तो किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना जैसे कि बात करते हैं विशेषकर ऐसा तब होता है जब किसी को एक तरीके से क्या होता है मृत्यु दंड दे दिया जाता है। जैसे निर्भया केस में आपने देखा था विनय को जब फांसी की सज़ा दी गई थी तो प्रविलंबन लग गया था, यानी कि एक तरीके से उसकी सज़ा पर अस्थायी रोक लग गई थी कुछ समय के लिए, क्योंकि उस समय क्या होता है राष्ट्रपति को क्षमा याचनाएँ करता है। तो जैसे कि हमने देखा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी, एक तो क्षमा है, दूसरी लघुकरण है, तीसरी परिहार है, चौथी विराम है और 5वीं है प्रविलंबन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप सभी लोगों ने जाना कि राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी है। आप सभी लोगों ने सब कुछ तो जान लिया, लेकिन एक बातें यहाँ पर आ जाती हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको एक तरीके से बाध्य कर दिया गया है किसी कारणों की वजह से। आइए मैं बताता हूँ एक और बातें। दरअसल क्या है, हमारे देश में अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रपति हैं उनके पास शक्तियाँ तो बहुत हैं लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो उनके पास अपार शक्तियाँ दी गई हैं लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? दरअसल एक संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। संविधान संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन यानी कि 42 अमेंडमेंट किया गया था 42 1976 में। यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति को कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और उसके साथ जो मंत्री परिषद है उसकी बात मानने के लिए बाध्य हैं। तो दरअसल यहीं से क्या हो जाता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहने को मानने लगते हैं, उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, या उनकी जो मंत्री परिषद है उनकी पूरी सलाह मानने, उनकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो दोस्तों यही की वजह से मतलब इसी संविधान संशोधन की वजह से फिर क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ तो बहुत होती हैं लेकिन वे सारी शक्तियों का इस्तेमाल तब करते हैं जब प्रेसिडेंट और जब प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बोलना भूल गया था। जब प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात और उनकी जो मंत्री परिषद होती है उनकी बात मानने के लिए बात हो जाते हैं। और तब से ऐसा हो जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जो है हमारे यहाँ भले ही उन्हें तमाम शक्तियाँ दी गई हैं लेकिन वे सारी शक्तियाँ का प्रयोग तब करते हैं
देखा जाए तो ज़्यादातर केस में मैं बता रहा हूँ, सारे केस में नहीं, कुछ उन्हें विवेकाधिकार वाली भी शक्तियाँ दी गई हैं जो अपने स्वयं के विवेक से कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे किसी और में। तो एक बार फिर से इसको मैं आपको क्लियर करवाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि उसमें बीच में कुछ मैं बताते समय भूल गया था, ध्यान कहीं और चला गया था। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं या राष्ट्रपति जो होते हैं, वे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से क्या हो जाता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और उनके साथ जो मंत्रिपरिषद होते हैं, उनकी बात मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति जो होते हैं वे स्वयं कुछ नहीं करते हैं और वे तभी कुछ करते हैं जब एक तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जो होती है, उनकी सलाह जो होती है, उसी के आधार पर वे काम करते हैं। लेकिन संविधान में एक और संशोधन किया गया जो राष्ट्रपति को थोड़ा से और यहाँ पर थोड़ी सी शक्तियाँ दे दी जाती हैं। शक्तियाँ क्या, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पापा जी आपको डांट रहे हों, ठीक है, तो एक बार आप उन्हें थोड़ा से बोल सकते हैं पापा जी क्यों डांट रहे हैं, बस वही बातें समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि इस तरह समझ लीजिए इसकी कहानी को। जब मोरारजी की देसाई की सरकार आती है तो एक और संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ जो मंत्रिपरिषद है, उनकी बात मानने के लिए तो बाध्य हैं, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो वे एक कह सकते हैं पुनर्विचार करने के लिए। मतलब एक तरीके से जैसे प्रधानमंत्री जी ने, इसको ऐसे समझ लीजिए और अच्छे से जल्दी समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्रपति महोदय को कल आपको क्या करना है, सुबह 8 बजे आना। ठीक है, प्रधानमंत्री ने और उनके साथ जो मंत्रिपरिषद है उन्होंने कहा राष्ट्रपति महोदय को कल आपको 8 बजे सुबह आना है। राष्ट्रपति महोदय ने कहा ठीक है कल आना है, लेकिन उनको एक 44वां संविधान संशोधन, देखिए 42वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, अगर राष्ट्रपति को 8 बजे आना है तो 8 बजे उन्हें आना ही पड़ेगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में ये कहा गया कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो प्रधानमंत्री से या उनके साथ जो मंत्रिपरिषद है उनसे ये कह सकते हैं पुनर्विचार के लिए। तो राष्ट्रपति अब यहाँ ये कह सकते हैं कि भाई एक बार दोबारा विचार कर लीजिए कि क्या कल हमें 8 बजे ही आना है या कोई और टाइम हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री उनके साथ जो मंत्रिपरिषद है यदि दोबारा यही बात कह देते हैं कि एक तरीके से नहीं कल आपको 8 बजे आना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो प्रेसिडेंट को यहाँ बात मानना ही पड़ेगा। तो दरअसल यहीं से क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति हमारे जो होते हैं उनके पास पावर बहुत होती है, लेकिन वे सारी पावर का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा सोच के कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो असहाय होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है और बढ़िया है। देखिए अगर ऐसा कर दिया जाता, सोचिए एक बार, अगर देखिए बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें पावर नहीं दी गई है, बिल्कुल गलत है, उनके साथ अन्याय है। ठीक है, बिल्कुल अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। दरअसल आप समझिएगा, आप सोचिए कि अगर एक ही देश में दो राज्यों को, मतलब दो लोगों को, दो पद के पर बैठने वाले लोगों को बराबर की शक्तियाँ दे दी जाती हैं तो फिर क्या होगा, द्वंद्व की स्थिति आ सकती है। मान लीजिए प्रधानमंत्री को भी बहुत अच्छी पावर दे दी गई, मतलब कुल मिलाकर ठीक ठाक बढ़िया पावर दे दी गई, और उतनी ही पावर अगर देखा जाए या ज़्यादा पावर देखा जाए तो प्रेसिडेंट को अगर दे दिया जाता है तो आपस में क्या होगा, वर्चस्व की लड़ाई होगी। आपस में क्या होगा, वर्चस्व की लड़ाई होगी और जिसके वजह से हम आप लोग पिस सकते हैं, यानी कि आम जनता इसमें पिस सकती है। प्रधानमंत्री कुछ और करना चाहेंगे, राष्ट्रपति कुछ और करना चाहेंगे, दोनों में आपस में बातें नहीं बनेंगी तो समस्याएं देश में उत्पन्न हो सकती हैं। और इसीलिए एक लोगों को थोड़ा से नरम रहने के लिए कहा गया है। और आप देखते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं बिल्कुल नरम होते हैं, उनसे कुछ भी कहिए, कुछ भी उन्हें कहिए, वो कुछ भी बातें सब बहुत ही शालीनतापूर्वक उसका जवाब देते हैं और अच्छे से समझते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं। ये है हमारे राष्ट्रपति के बारे में कहानी। आज हमने आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में सारी जानकारियाँ बता दिया। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी बातें तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर आपने जो हमें बताया वो वाकई में हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि फिर भी आपको समझने में असहजता हुई होगी किसी चीज़ को तो मैं ज़रूर दोबारा आपको बताऊँगा। देखिए मेरी एक आदत है, ठीक है, मेरी एक आदत है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरी एक आदत ये है दोस्तों कि कोई भी छात्र कितनी बार भी प्रश्न पूछे मुझे कभी भी क्रोध नहीं आता, यानी कि मुझे गुस्सा नहीं आता है।
आप कितनी बार भी उस प्रश्न को पूछिए, कभी भी गुस्सा नहीं आता है। हाँ, तो इसलिए आपका जब भी मन करे, कोई भी प्रश्न मन करे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार, जितनी बार मन करे उतनी बार आप पूछिए, मैं आपको कभी मना नहीं करूँगा। ठीक है। हाँ, बशर्ते अगर मैं किसी काम में व्यस्त हूँ तो एक बार मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा आप रुक जाइए, बाद में पूछ लीजिएगा। बस इतना ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। चलिए आज की क्लास को, आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।